नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही बहु बेटों ने धोखे से माँ बाप की आंख में आंख का दूध डालकर दोनों की आंखें अंधी कर दी और फिर जो किया सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। रामलाल जी आज बेहद खुश है। वो अपने घर के द्वार पर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। इंतजार ही तो कर रहे थे अपनी बेटी और बहुओं का। रामलाल जी सुबह से ही अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, नौकरों को डांट रहे हैं, अन्याययास ही सबको डांटे जा रहे थे कि नौकर ने अच्छे से काम नहीं किया। मैरी ने अभी तक घर की सफाई नहीं की। बहू बेटे कभी भी आ सकते हैं। जब बहू बेटी पोता पोती के साथ आएंगे तो हम लोग खाने में थोड़े ही उलझे रहेंगे, पोते पोती के साथ समय बिताएंगे। यह सोचते हुए रामलाल जी बहू बेटे की आने की खुशी में तो पागल ही हो गए। अरे थोड़ा सब्र करिए। अरे मैं कोई मशीन तो हूं नहीं कि जल्दी जल्दी सारा काम कर दूं। वैसे भी अब बहुएं आ जाएंगी तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मैं बस आराम करूंगी, अपने नाती पोतों के साथ बैठकर उनके साथ खेलूंगी, उन्हें कहानियां सुनाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। ऐसी बातें करते हुए रामलाल जी और राधा जी बहुत ही खुश हो रहे थे। आज उनके बहू बेटी घर आने वाले हैं। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में दोनों बहू बेटे घर को आते हैं और हर साल रामलाल जी और राधा जी इसी प्रकार से खुश होते हैं। एक साल तक वे अपने बेटे और बहू से दूर रहते हैं। कहाँ समय मिल पाता है कि बच्चे उनसे मिलने उनके घर आ सके। रामलाल जी अपने गांव के सबसे मालदार व्यक्ति थे। उन्हें 400 बीघा जमीन है, बड़ा सा घर है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब कुछ है। हर चीज से माता लक्ष्मी ने उन्हें परिपूर्ण किया है। इसी तरह इंतजार करते करते 2 बज जाते हैं और ठीक 2 बजे दोनों बहू बेटे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आते हैं, अपने माता पिता के चरण छूते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यह देखकर रामलाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं, मेरे बहू बेटे हमेशा इसी तरह मेरे साथ होते, लेकिन आजकल का जमाना बहू बेटे तो बाहर कमाने चले जाते हैं और बुढ़े माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ जाते हैं। खैर जो भी हो, आज रामलाल जी और राधा जी बेहद खुश है। अपने नाती पोतों के साथ खेल रहे हैं। पूरा घर बच्चों के किलकारियों से गूंज उठता था। अब इसी तरीके से 2-4 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार आनंद से खुशी से रहता है। एक दिन रामलाल जी के पास उनका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी मेरे बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान की भरपाई करने के लिए आपसे कुछ सहायता चाहता। रामलाल जी ने कहा, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तेरा बाप हूँ। तुझे कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं तेरी मदद तो कर ही सकता हूँ। क्या परेशानी है बता तो मुझे। रोहन ने कहा, पिताजी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। इतना सुनने की देर थी कि रामलाल जी को अपने कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बेटा अचानक ही उनसे अपनी प्रॉपर्टी की, अपने हिस्से की मांग करेगा। उन्होंने कहा, बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है,
अभी मैं जिंदा हूँ, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि तो जायदाद का बंटवारा करने आ गया। इस पर रोहन ने झलाते हुए कहा, पिताजी, आप तो कुछ जानते नहीं, मुझे इस गांव में आना अच्छा नहीं लगता और मैं अपने बलबूते नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं अब किसी पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता। वैसे भी मुझे मेरे काम में नुकसान हो रहा है। बेटा अपना फरमाइश कहकर चला जाता है। अब सोचिए उस बात के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने कभी सोचा नहीं था कि अचानक ही बेटा अपने हिस्से की मांग करेगा। जैसे ही बड़ा बेटा अपनी बात कहकर कमरे से बाहर जाता है, तभी छोटा बेटा आंख दबकता है और कहता है, पिताजी, भैया को चाहिए तो मुझे भी चाहिए। आप मेरा भी हिस्सा मुझे दे दो और मुझे खाली कर। एक ही मिनट में हंसता खेलता परिवार एकदम शांत और सन्नाटे से भर गया। रामलाल जी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि बेटे बहू अपने पैरों पर खड़े हैं, कमा रहे हैं, अचानक से ही प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं। चलो, एक ना एक दिन तो यह सब उनको तो मिलने ही वाला था, लेकिन इस तरह से अचानक उन्हें कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे को साफ साफ फैसला सुना दिया कि नहीं, मैं अपने जीते जी इस घर के 2 टुकड़े नहीं होने दूंगा और प्रॉपर्टी में किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद तुम लोगों को बराबर में आधा आधा मिल जाएगा। अगर मेरी पत्नी जीवित रही तो उसका भी पालन पोषण तुम लोगों को करना होगा। दोनों बेटों को अपने पिता की बातें नागवार गुजरी। पूरा परिवार इतना पढ़ा लिखा सच था। रामलाल जी काफी पढ़े लिखे और शिक्षित थे। उनकी पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। पूरे घर की व्यवस्था अच्छे से संभाल लेती थी। बड़े ही समझदार थी। अपने बच्चों को बड़े कष्ट से उन्होंने पाला पोसा था। इतनी जो धन दौलत है पहले से ही ऐसे विरासत में उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी मेहनत से इसे बनाया और कुछ तो उन्हें विरासत में मिली थी, तो वो अपने जायदाद के 2 हिस्से होते हुए कैसे देख सकते थे। राधा जी और रामलाल जी के साफ साफ मना करने पर दोनों बेटे नाराज हो जाते। जो कल तक सास के आगे पीछे माजी माजी कहकर माँ करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, आज वही बहू राधा जी को देखना नहीं चाह रही थी। आपस में कानाफूसी करने लगती है। राधा जी भी भली बातें सारी बातें समझ रही थी कि मेरे बहू बेटे सिर्फ जायदाद के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें तो हमसे कोई स्नेह है ही नहीं। वे तो यहाँ वक्त बिताने नहीं आए हैं, बस केवल और केवल जायदाद के लिए आए हैं, अपने हिस्से के लिए आए हैं। रामलाल जी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। उनके बेटे उनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, ना ही उनकी सेवा करना चाहते हैं। वे तो बस खेत और खलिहान को बेचकर शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। माँ बाप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किसी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। रामलाल जी का पूरा घर जो खुशियों से भरा था अब एकदम सन्नाटे से भर गया था। घर में सदस्य तो थे, लेकिन घर के सदस्य एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। धन दौलत इंसान से क्या क्या नहीं करा देती है।
अच्छे खासे रिश्तों में तनाव आ जाता है, कड़वाहट पैदा हो जाती है, खून के रिश्ते अपने नहीं रह जाते। रामलाल जी ने अपनी आंखें भरते हुए राधा जी से कहा, राधा, मेरी आंखों में बहुत तकलीफ हो रही है, चलो चलते हैं हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। राधा जी ने कहा, देखिए जी, मेरी भी आंखों में तकलीफ है, लेकिन बच्चे इस हालात में इस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में तनाव का माहौल है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अभी दवा के लिए जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी यह बात कर ही रहे थे कि उनकी बहू ये सारी बातें सुन लेती। एक दिन रामलाल जी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनका बेटा आया और उनके हाथ से खाने की थाली खींचकर दूर रख देता है और कहता है, पिताजी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा हिस्सा मुझे देंगे या नहीं। साफ साफ एक बात कहो, नहीं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, मैं आपके खिलाफ भी जाऊंगा। यह सब सुनने के बाद रामलाल जी का सबर का बांध टूट जाता है। उन्होंने लगातार 2-3 तमाचे अपनी बेटी के गाल पर जड़ दिए और कहा, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करे। जब तू अपने माँ बाप के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है, तब तो इस समाज के लिए एक कलंक है। उस दिन घर में पूरी तरह से माहौल बिगड़ जाता है। दोनों बेटे अपने माँ बाप से जायदाद के लिए भरपूर लड़ाई करते हैं। जो कुछ नहीं कहना था, सब कुछ कह डालते हैं। राधा जी अपने कानों पर हाथ रख देती है और कहती है, यह सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनके ही बच्चे हैं, जिनको उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, अच्छे संस्कार दिए थे। ये संस्कार कहाँ चले गए? उसी शाम को ज्यादा रोने के कारण यह रामलाल जी की आंखें सूज जाती हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए उनकी बड़ी बहू एक ड्रॉप में आग का दूध उसमें डालकर अपने ससुर के पास आती है और कहती है, पिताजी, जो हुआ सो हुआ, हमें माफ कर दीजिए। आपकी आंखें दर्द कर रही हैं, आप इतना मत रोइए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम कल के कल अपने घर जा रहे हैं, बाबा शहर जा रहे हैं। यह सुनने के बाद रामलाल जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तू तो समझदार है। मुझे इस बात की खुशी है कि घर में एक सदस्य तो कुछ हमें समझ रहा है। अब बहू ने कहा, पिताजी, आपकी आंखें सोच रही हैं, दीजिए, मैं आपकी आंख में दवा डाल देती। मैंने कल नौकर को कहकर यह दवाई मंगवा ली थी, लाओ, दवा आंखों में डाल देती। आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, सूजन कम हो जाएगी। यह सुनकर रामलाल जी ने कहा, बेटा, सिर्फ मेरी एक ही आंख दर्द कर रही है, सिर्फ उसी में ही डाल दो। बहू ने अपने ससुर की आंख में आग का दूध डाल दिया और माँ जी से कहा कि माँ जी, आपकी आंखें भी जल रही थी ना, ये दवा हर चीज के लिए सही है, आपकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी, आपकी आंखें की जलन बंद हो जाएगी। बहू ने ऐसा कहकर अपनी सास की भी आंख में वो आग का दूध डाल दिया। उन दोनों की आंखों में आग का दूध पड़ती थी, भयानक दर्द होने लगता है, दोनों चीखने चिल्लाने लगती है, उनकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। दोनों बहू और बेटों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। यह तो पहले से ही सोची समझी साजिश थी। अब दोनों बेटे कमरे में आ दमकते हैं और पूरी प्रॉपर्टी के कागजात
अपने पिता के पास लाकर उस पर जबरदस्ती दस्तखत करवाने लगती है। रामलाल जी मना करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, लेकिन दोनों बेटों ने अपने पिता को एक एक करके 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं। बेचारे रामलाल जी दोनों भाग अपने बेटे के हाथों से थप्पड़ खाकर उन्हें गहरा आघात लगता है। मरता क्या ना करता बेचारे बूढ़े बाप को उन कागजात पर दस्तखत करने पड़ते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी बेटों ने हड़प दी। बेटे बहू दोनों बूढ़े माता पिता को घर के बाहर फेंक देते हैं और कहती हैं कि अब से इस घर में हमारा राज है, अब इस घर में हम लोग रहेंगे, इसे बेचें या रखें, हम इसके मालिक हैं, आप लोग इस घर में नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर बेटे और बहू ने रामलाल जी और राधा जी को घर से बाहर निकाल हुआ। एक ही झटके में से ये क्या हो गया। जो पिता अपने बच्चों की आने की राह देख रहा था, वे बच्चे आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने उनकी आंखें ही छीन ली। रामलाल जी की एक आंख फट गई थी और राधा जी की दोनों आंखें चली गई। बेचारे बूढ़े माँ बाप रोते बिलखते तपती धूप में इधर उधर भटकने लगते हैं। यहाँ तक कि उस निर्दयी बेटों ने उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया था। उनके बैंक अकाउंट से लेकर सब कुछ अपने हवाले कर दिया था। दोनों बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। जिनके पास 400 बीघा जमीन थी, आज वे एक जमीन के लिए तरस रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते लड़खड़ाते दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां आकर उन्होंने देवी माँ को प्रणाम किया और अपनी किस्मत समझकर वहीं पर अपना डेरा जमा लिया और मंदिर में आने वाले लोगों से भीख मांगने लगी और खाने लगी। फिर रामलाल जी अपनी पत्नी की देखभाल किया करते, जगह जगह से लोगों से भीख मांग कर लाया करती। मंदिर में मिलने जुलने वाले प्रसाद से लेकर भीख मांगने तक का सिलसिला चलता रहा। अब बूढ़े माँ बाप ना जाने कितने दिनों तक इस यातना को सहेंगे। तब एक दिन मंदिर पर एक लड़का रौनक आया। रौनक उन दोनों की दशा देखकर उनसे पूछ बैठा कि आप लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई। रामलाल जी ने अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में उसे बता दिया। रौनक उनको पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा। रामलाल जी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दी। पुलिस ने रामलाल जी के घर जाकर देखा तो पता चला कि दोनों बेटे गांव का सब कुछ बेचकर शहर भाग गए। प्रिय दोस्तों, उन दोनों बहू बेटों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे प्रेत भक्त रहे हैं, आज उसी देश में माता पिता का तिरस्कार किया जा रहा है। इतनी दुख की बात है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं अगली वीडियो में।